नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस प्यारे से सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है स्वानंद। इस चैनल का नाम है विन साइंस एंड वी आर स्टडिंग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर। क्लास 10th CBSE का ये टॉपिक है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक सब टॉपिक है लेकिन टॉपिक का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब इस टॉपिक में हमने अब तक क्या क्या जाना है ये समझ लेते हैं। हमने ये समझा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, रिप्रोडक्शन की का यूज़ किस लिए होता है, हमने वेरिएशंस कैसे होते हैं ये सब कुछ जाना है। एंड अब हम आ चुके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जेंडर्स नहीं थे, सिर्फ एक ही जेंडर था या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म था जिससे नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे दो जेंडर्स की ज़रूरत होगी। किस लिए दो जेंडर्स की ज़रूरत होगी? एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। आज का ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच प्रीवियस लेक्चर्स इट इज़ ओके, इससे आगे वाला पढ़ लो। अब एक और चीज़ ये आती है, कई सारे बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक स्कूल में हुआ ही नहीं था। शायद टीचर्स ऑकवर्ड हो जाते थे ये पढ़ाने के लिए, इसलिए ये पढ़ाया नहीं था, या फिर शायद ये मतलब पता नहीं कुछ, लेकिन शायद ये टीचर्स के लिए हार्ड भी था टॉपिक एक्सप्लेन करना। या फिर ऐसे पढ़ाया जाता था जहाँ पे गर्ल्स को सेपरेट बिठा के बॉयज़ को सेपरेट बिठा के ऐसे पढ़ाया जाता था। बिकॉज आई डोंट नो वॉट इज समथिंग, बट लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। देखो, रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्पीशीज़। ये जो भी कुछ रेस में दुनिया लगी हुई है, इसका एंड रिजल्ट रिप्रोडक्शन ही है। देखो, एंड में हमसे नेचर कुछ भी काम करवाए, लेकिन एंड में सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिविजुअल। जो भी दुनिया में चीज़ें हो रही है, जो भी पैसा वेस्ट हो रहा है, पैसा यूज़ हो रहा है, उसका एंड रिजल्ट रिप्रोडक्शन ही है। देखो, तुम कितना भी कमा लो, कितने भी पैसे इकट्ठा कर लो, तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे योर किड्स फॉर विच यू सेव, या फिर फॉर योर यंग वंस। अब आज के ज़माने में चलो छोड़ो, लेकिन पहले से नेचर में भी जो भी हमारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, दैट आर फॉर रिप्रोडक्शन। इफ़ यू रियली थिंक इट, हम बचपन में छोटे से थे, उसके बाद हमारे प्यूबर्टी आ गई, उसके बाद का जो उसके बाद का जो एक लाइफ का जो फेज आता है, दैट इज़ मैच्योरिटी। दैट मैच्योरिटी इज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यू बिकम financially independent, and then you start earning, then you get married, and then you have kids. Indirectly it is reproduction. You are doing everything for the reproduction. Yeah. If you buy a rich bag, expensive bag, okay, you buy a bag, you gift it to a girl, the girl marries you, this is also a reproduction. So everything that you do, everything the nature makes you do, is for the reproduction, is for the survival of species. This is how interesting and important this thing is. You buy a expensive house for what? For your kids to be safe. You buy a expensive car for what? For your kids to live a comfortable life. So everything that you achieve a high paying job so that you can take care of your kids. I hope you guys are understanding. This is how important this whole reproduction thing is, and it is to be taken really seriously. लेकिन हमें इस टॉपिक का जो पढ़ना है आज के इस सेशन में, वो है बस प्रोसेस और जो बेसिक्स है। अब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे, अब जो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के बारे में। सो दिस इज़ हाउ द फ्लो इज़ गोइंग टू बी। पहले हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एनिमल्स के सेक्शन में या फिर ह्यूमंस के सेक्शन में। सो दिस इज़ हाउ द फ्लो ऑफ एंटायर रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ गोइंग टू बी। अब असेक्शुअल से सेक्शुअल क्यों अलग है वो मैं बता दूँ। बिकॉज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मम्मी और बेटा या फिर जो भी कह लो, जो मदर मदर प्लांट है और जो डॉटर प्लांट है, तो वो दोनों जेनेटिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, उनमें वेरिएशंस बहुत कम होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि जितने ज़्यादा वेरिएशंस होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे स्पीशीज़ के। इसलिए नेचर ने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोज निकाला, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व किया, इवॉल्व या फिर डेवलप किया कुछ स्पीशीज़ में। इससे क्या होता है, देखो, जो वेरिएशन की प्रोसेस, मतलब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक बार हो रही थी, वो यहाँ पे 2 बार होती है, पापा के साइड पे, मम्मी के साइड पे। उसके बाद जाके वेरिएशंस, ये दोनों वेरिएशंस एक सेपरेट वेरिएशन बनाते हैं, जो एक जाइगोट होता है या फिर एक बच्चा होता है, ऐसे समझ लो आप। सो दिस इज़ वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इसेंशियल एंड इट इज़ बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा टॉपिक में जाएंगे और टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है पढ़ाते हुए, बिकॉज आई हैड टू शेव, लेकिन एनीवेज लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो तक थोड़ा ग्रो होने तक एडजस्ट कर लो। सो बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स। अब सिर्फ अकेला बैल एक बछड़े को, या फिर जो भी आप कह लो, तो उसे जन्म नहीं दे पाएगा। एक चीता या फिर एक शेर अपने बछड़े को अकेला ही जन्म नहीं दे पाएगा, उसे शेरनी की ज़रूरत है। या फिर चिकन जो है, नॉर कैन द हेंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। हेंस अपने आप में एक नया चिक प्रोड्यूस नहीं करती, उसके लिए चाहिए 2 सेक्सेस। तो वो 2 सेक्सेस है मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें है। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? आर देर एनी लिमिटेशंस टू द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच वी हैव बीन डिस्कसिंग अबव? तो देखो, वॉट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग कहोगे कि सर 2 सेक्सेस आर सेपरेट, लेकिन इसका मेन सिग्निफिकेंस ये है कि वेरिएशन ज़्यादा आएगा। दूसरी बात कि सर्वाइवल अच्छा होगा। तीसरी बात, इससे जो है आप लोगों को हर बार अलग और एक यूनिक जेनेटिक पैटर्न मिलेगा। आर देर एनी लिमिटेशंस ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वी हैव बीन डिस्कसिंग अबव? अब ये जो लिमिटेशंस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो ये है कि लिमिटेड वेरिएशन ही आएगा। दूसरी बात, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस हो पाएंगे। तीसरी बात, बिकॉज वेरिएशन नहीं होगा तो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इफ़ द सराउंडिंग नीश या फिर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर चेंजेस। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को आंसर करना है इफ़ दे एवर कम इन योर एग्जाम। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो अब ये सवाल आता है कि वाई, अभी हमने आंसर किया, तो वो हम एनसीईआरटी की तरह से देखेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा डीएनए लेवल पे जाके थोड़ी चीज़ें जाननी होगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं डीएनए होता कहाँ पे। जो नए लोग हैं उनके लिए देखो, ये हो गई आपकी एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल। उसके अंदर होता है ये न्यूक्लियस। जब आप इस न्यूक्लियस को जूम करोगे तो आप लोगों को ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके अंदर ऐसे 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 करके जेनेटिक मटेरियल होगा। देखो, ये जेनेटिक मटेरियल होगा, ये बाहर का मेम्ब्रेन होगा, एमबी मेम्ब्रेन। अब जब आप इस जेनेटिक मटेरियल को जूम करके देखोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की ऐसी चीज़ें मिलेंगी, और ये है आपके क्रोमोसोम्स। अगर आपने इन क्रोमोसोम्स को भी जूम करके देखा तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा जूम्ड व्यू मिलेगा। अगर आपने उसको भी जूम करके देखा, सिर्फ इतने से पार्ट को, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की चीज़ एक एक के बाद एक के बाद एक ऐसे रोल की हुई दिखेगी। अब ये कौन सी चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं? सो दिस इज़ डीएनए। अब ये डीएनए मतलब क्या? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है ये हम बाद में जानेंगे, उससे पहले हम इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक से। देखो, नॉर्मल जो डीएनए होता है ना, तो वो डबल सेल्ड होता है।
डबल हम क्या कह सकते हैं, DS DNA, डबल स्ट्रैंड DNA कहते हैं हम। डबल स्ट्रैंडेड DNA यूजुअली हमारे एवरी सेल ऑफ बॉडी हैज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA के बीच में जो है ऐसे लैडर के शेप का DNA होता है, और उसके अंदर होती है ऐसी 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 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स दो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का ऐसा पेयर है जो एक दूसरे के साथ लगा होता है। अब इसे जूम करके देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक हो गई जूम, और ये हो गई दूसरी। ओके, तो यहाँ तक अलग होता है, ये वाला अलग होता है, ये वाला अलग होता है, ये वाला अलग होता है। कुछ इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड्स दो कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं। अब ये यूजुअली कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो देखो ये होगा एडेनिन, तो ये होगा थाइमिन। अब ये होगा ग्वानिन, तो ये होगा साइटोसिन। तो कुछ इस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं, और ये रैंडम पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं। अब इसका आगे जाके थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला फैक्ट बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर आ ही जाए क्वेश्चन, या फिर आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट हो, तो आप लोगों को वो समझ में आए। देखो ये बॉन्ड्स से बने हुए होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं इनमें। ये कौन कौन से टाइप की केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो A और T, एडेनिन और थाइमिन के बीच में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर आपने ग्वानिन और साइटोसिन देखा तो उसके बीच में तीन बॉन्ड्स होते हैं। अब ये याद रखने के लिए एक ट्रिक है। देखो अक्षय और ट्विंकल, और ये गोलू और ये चिंकी। गोलू और चिंकी कम पढ़े हैं, इसलिए उनके बच्चे ज़्यादा है। इन लोगों को थोड़ा फैमिली प्लानिंग के बारे में पता नहीं है, इसलिए इनके बीच में 3 बॉन्ड्स है। अक्षय ट्विंकल ये थोड़े पढ़े हुए एक्ट्रेसेस है, एक्टर्स है, तो इनके बीच में सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो 2 बॉन्ड्स। कुछ इस तरीके से आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हो। सो दिस वॉज अ ट्रिक। बाकी ये आप लोगों को पढ़ने की अभी तक ज़रूरत नहीं है। जब DNA पढ़ेंगे तब हम, वैसे पढ़ा है हमने 9th क्लास में, लेकिन वहाँ तक इतना डीप में नहीं था। अगर आगे आता है हमें DNA तो हम बेशक ठीक से जानेंगे, लेकिन आप लोगों को बस यहाँ तक ही जानना है कि ये DNA होता है। अब देखो हर बार ये DNA डबल स्ट्रैंड हो ऐसा नहीं है। कई कई बार हमारे सेल्स, हमारे बॉडी के लिए सिंगल स्ट्रैंड DNA की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये सिंगल स्ट्रैंड DNA क्या काम करेगा? सिंगल स्ट्रैंड DNA दूसरा अगर कोई स्ट्रैंड मिल जाए तो पेयर करके एक नया DNA जनरेट करेगा। तो ये नया DNA क्यों जनरेट होता है, ये अब हम जानेंगे कि नया DNA क्यों जनरेट करना चाहिए हमें, और ये कौन सी सेल्स है जो ये काम करती है, ये भी सब कुछ हम जानेंगे। ये हो गया डबल स्ट्रैंड DNA। अब आप लोगों को सिंगल स्ट्रैंड DNA दिखाता हूँ। देखो ये सिंगल DNA है, बेचारा बहुत सिंगल है, बहुत सिंगल है ये। इसे हम कहेंगे सिंगल स्ट्रैंड DNA। दिस इज़ व्हाट यू करंटली नीड टू नो। अब हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो आप लोगों को थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप्स, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री टाइप्स फील देगा। द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ DNA एज वेल एज सेलुलर apparatus। देखो क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ DNA एज वेल एज सेलुलर apparatus। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो सेल डिवीजन आप लोगों ने जाना होगा, ऐसे सेल होता है, उसके बाद कुछ इस तरीके से चेंज होने लगता है शेप। अब देखो ये यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे होता है, उसके बाद ये शेप चेंज होके कुछ इस तरीके से होता है, एक थिन सी लाइन ही बच जाती है। उसके बाद बस कुछ इस तरीके से बचता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से 2 न्यू सेल्स फॉर्म हो जाती है। अब ये होने के लिए जो है DNA जो क्वांटिटी में सिर्फ अगर 1 किलो है, जो इतना होता नहीं, 1 ग्राम पकड़ लो, चलो 1 ग्राम है, तो यहाँ पे उसका क्वांटिटी 2 ग्राम होना चाहिए। हम इसे ग्राम की जगह 1N कहते हैं, तो यहाँ पे 2N होना चाहिए। या फिर 1X है तो यहाँ पे 2X होना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे 1P है, तो वो भी वहाँ पे जाके 2P होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी डबल होना चाहिए। अब ये होने के लिए यहाँ पे होता है DNA का DNA कॉपिंग। DNA कॉपिंग मतलब क्या? DNA जैसा है वैसा और एक DNA नया जनरेट होगा, इसे हम कहते हैं DNA कॉपिंग। और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। अब ये डबल जेनेटिक मटेरियल क्यों चाहिए और डबल DNA क्यों चाहिए? ताकि 2 सेल्स इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। देखो इसके पास, फिर उसके बाद देखो स्प्लिट होके
इसके पास आ जाएगा 1x डीएनए और 1p जेनेटिक मटेरियल, 1p जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल और सेलुलर एपेरेटस क्या है? सेलुलर एपेरेटस मतलब सेल के अंदर और भी कई सारी ऑर्गेनलीज होगी, राइट? तो उनको भी डबल होना चाहिए ताकि दोनों सेल्स को वो इनफ हो जाए। सो दिस इज हाउ सेलुलर एपेरेटस इज ऑल्सो, या फिर सेलुलर मटेरियल इज ऑल्सो डबल डाउन सो दैट द रिप्रोडक्शन हैपन्स प्रॉपरली। तो कुछ इस तरीके से है। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर सोर्स। ओके, ठीक है। अब ये जो डीएनए की कॉपिंग होती है ना, वो 100% सेम हो ऐसा नहीं है। मिरर इमेजेस नहीं बनेगी, उनमें भी कई सारी चेंजेस होगी बिकॉज इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो इस चेंजेस की वजह से आ जाता है इस सेल में और इस सेल में वेरिएशन, और ये वेरिएशन है जो सर्वाइवल इंश्योर करता है। ये जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही है जो पॉपुलेशन में वेरिएशन क्रिएट करता है, और ये पॉपुलेशन का वेरिएशन जब क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा, एक नए टाइप का थोड़ा सा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। ये हमने जाना। इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में छोटे छोटे वेरिएशंस ही है जो हमें जिंदा रखने का काम करते हैं, और पूरी की पूरी स्पीसीज को ये जिंदा रखते हैं। ये वेरिएशंस, छोटे छोटे वेरिएशंस ही सही, लेकिन वही हमें जिंदा रखने का काम करते हैं। It would therefore make sense if the organism came up with reproductive modes that allowed more and more variation. Since ये वेरिएशन ही है जो हमारा सर्वाइवल इंश्योर करने वाले हैं, तो नेचर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन बनाने के लिए एक्साइट करेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन बनाने के लिए मजबूर करेगा। अब ये मजबूर करने के लिए हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन लाने के लिए हमने क्या किया, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्ट किया। बिकॉज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है वेरिएशन के, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जाना। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, ओके ठीक है, while DNA copying mechanism are not absolutely accurate, they are precise enough to make generation of variation a fairly slow process. अब देखो, भले ही ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये इतनी एक्यूरेट है कि वो थोड़ा सा वेरिएशन कॉज करे। ज़्यादा वेरिएशन नहीं, लेकिन थोड़ा वेरिएशन तो कॉज करे। अब ये थोड़ा वेरिएशन जो कॉज ये करेगी, इससे क्या होगा, वेरिएशन बहुत स्लोली होगा। मतलब इतना स्लोली होगा कि ये शायद हज़ारों साल ले ले एक छोटा सा वेरिएशन मेजर वेरिएशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसलिए ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म भी एक अच्छा उपाय है जो एक वेरिएशन कॉज करे। इफ़ द डीएनए मैकेनिज्म्स वर टू बी लेस एक्यूरेट, मेनी ऑफ द रिजल्टेंट कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क। अब देखो, अगर ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म अगर भर भर के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो करने लगा, वेरिएशंस प्रोड्यूस करने लगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा वेरिएशन होगा कि प्लांट कोई प्रोटीन या फिर एनिमल सेल कोई प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा, या फिर खाना ही अंदर नहीं ले पाएगा। तो इससे क्या होगा कि सेल वुड डाई। लेकिन ये कुछ हद तक लिमिटेड ही सही, लेकिन वेरिएशन तो कॉज कर लेता है। बट वाई देर आर सो मेनी वेरिएशंस इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सवाल आता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ही क्यों सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल जाएंगे। Each new variation is made in DNA is all DNA copy is already has variation accumulated from the previous generation. हर एक नया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर एक नया डीएनए वेरिएशन जो आएगा वो किसी न किसी प्रीवियस वेरिएशन से बेस्ड होगा। मतलब वेरिएशन का वेरिएशन यहाँ पे हो रहा है। देखो, ये समझाने के लिए मैंने एक सेपरेट डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ये हो गया पहला वाला डीएनए, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन आप लोग मान लो। अब देखो, पहले जनरेशन जो है वो इससे पहले वाले डीएनए का वेरिएशन है, तो ये अपने आप में ही एक वेरिएंट हो गया। वेरिएंट मतलब जो वेरिएशन से क्रिएट हुआ है। अब ये और ऐसा ही ये कोई और वेरिएशन होने वाला जो है, ऐसा ही एक और वेरिएशन वाला डीएनए आएगा और वो मिलके बनाएगा एक नया डीएनए। अब ये नया डीएनए पुरानी वेरिएशन की पे बेस्ड है, मतलब ये भी वेरिएंट पे ही बेस्ड वेरिएंट पे ही बेस्ड नया वेरिएशन हो गया। अब ये और एक दूसरा कोई वेरिएशन आएगा, मतलब देखो दो वेरिएशंस
एक और नया वेरिएशन जनरेट करेंगे, तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बिकॉज ये भी एक वेरिएंट था और ये तो वेरिएंट का वेरिएंट के वेरिएंट है. दिस इज़ वाई देयर इज सो मच डिफरेंस इन दिस एंड द फर्स्ट जनरेशन. और यही वेरिएशन हमें चाहिए, जो पहले वाले एक्यूमुलेटेड वेरिएशन से उनका ही आगे वाला वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है. इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बेटर देन asexual reproduction in terms of creating more and more variations. Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations. तो इस प्रोसेस की वजह से देखो क्या होगा कि कोई भी दो आदमी उठा लो जो, या फिर कोई भी दो एनिमल्स उठा लो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें और इसमें भले ही ये सेम स्पीशीज़ में आए, लेकिन इनके अंदर इतना ज़्यादा डीएनए का वेरिएशन होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते. मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे आप लोगों को वेरिएशन दिख जाएगा. तो कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम two or more individuals would thus create a combination of variants. Thus, combination would be novel since it would involve two different individuals. अब देखो इसमें दो लाइन्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Combining variations from two or more individuals would thus create combination of variants. Combining, दो वेरिएशंस कंबाइन हुए हैं, इसीलिए एक नया वेरिएंट ही तैयार होगा. अब नया वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा नॉवेल होगा. नॉवेल मतलब यूनिक, क्योंकि ये दो वेरिएशंस पे ऑलरेडी बेस्ड है. और ऐसे कितने सारे वेरिएशंस हो रहे होंगे जिसकी वजह से आप लोगों को दिख जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से देखो दो आदमियों की भी शक्ल एक जैसी नहीं होती. काफ़ी ज़्यादा यूनिक वेरिएशंस हमें और क्विक वेरिएशंस हमें दिख जाते हैं. A process of combining DNA from two different individuals during reproduction creates a major difficulty. देखो, a process of combining DNA from two different individuals during reproduction creates a major difficulty. If each generation is to be combining of DNA, the copies of two pre-existent would involve each new generation and end up having twice the amount of DNA. अब देखो, ये आप लोगों को आसान शब्दों में बता देता हूँ. देखो, ये सेल भी अपना डीएनए देगा, ये सेल भी अपना डीएनए देगा. इन दोनों ने अपना अपना डीएनए दे दिया, तो क्या होगा, इस नए सेल में 4 डीएनए हो जाए, 4 मतलब डबल डीएनए हो जाएंगे, 2 डीएनए हो जाएंगे. इसका एक डीएनए, इसका एक डीएनए देगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 डीएनए हो जाएंगे. जब ये 2 डीएनए और कोई और 2 डीएनए वाले आ जाएंगे, तो इन दोनों से मिलेगा हमें 4 डीएनए. अब ये तो मुसीबत हो गई, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा जेनेटिक मटेरियल या फिर इतना ज़्यादा बड़ा डीएनए लेके एक सेल क्या करेगा. कभी आपने सोचा है, देखो अगर 2 सेल्स नॉर्मल सेल्स अगर मिक्स हो गई तो डबल डीएनए आएगा या फिर डबल ही डीएनए आएगा, मतलब ऑब्वियसली. और अगर वो डबल डीएनए वाले 2 सेल्स मिक्स हो गए तो 4 टाइम्स ज़्यादा डीएनए आप लोगों को दिख जाएगा. अब ये एक मेजर प्रॉब्लम है. ये क्या है प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है. देखो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आते आते 4 डीएनए के हमें स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे. यहाँ पे आते आते 8 टाइम्स ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल दिख जाएगा. अगर ऐसा ही होता आया तो पापा से लेके ग्रेट ग्रैंडफादर से लेके बच्चे तक, बच्चा ऐसे फूल जाएगा डीएनए ले लेकर. बट ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टी सेलुलर एनिमल्स ने एक नई तरकीब अपनाई है. और वो तरकीब क्या है वो हम अब जानेंगे. One solution that many multicellular organisms have found for this problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs in which only half number of chromosomes. Okay, मैं आप लोगों को वो भी समझा देता हूँ. अब ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन हाउ डू वी सॉल्व दिस डबल स्टैंड प्रॉब्लम? ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप लोगों को तो डबल डीएनए मिल रहा है, तो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने एक तरकीब अपनाई. वो तरकीब क्या थी? हम लोग एक ऑर्गन लेंगे और उस ऑर्गन को कहेंगे, भाई देख, हमें डबल डीएनए वाला, मतलब ऐसा सेल नहीं चाहिए जिसमें डबल डीएनए हो, हमें ऐसा सेल चाहिए जिसमें हाफ ही डीएनए हो. तो
इससे क्या होगा, एक सेल में इतना डीएनए की जगह पे एक सेल में सिर्फ इतना ही डीएनए आएगा, हाफ डीएनए। उसके बाद दूसरे सेल से हम क्या कहेंगे, भाई तू आधा हाफ बना। और जब ये इसका हाफ और इसका हाफ बन जाएगा तो एक नया ऑर्गेनिज्म ही बन जाएगा। अब इस नए ऑर्गेनिज्म को फिर से रिप्रोड्यूस कराएंगे, तो फिर मतलब इसको बड़ा बनाएंगे, इसको डेवलप करेंगे, तो उसके बाद एक ऐसा फेज आएगा जब ये भी अपने सेल्स को कहेगा भाई हाफ ही बनाना है। दूसरा कोई ऐसा ही ऑर्गेनिज्म होगा तो वो कहेगा कि हाँ भाई हाफ ही बनाना है। फिर वो दोनों हाफ मिला के एक नया जीव बनाएंगी, और वो नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो फिर से ऐसे ही ऑर्डर्स देगा, एंड इसके बाद ऐसी ही चेन बन जाएगी। और उसके बाद हमारा डीएनए का जो मटेरियल है वो भी उतना ही रहेगा, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं प्रोड्यूस होगा। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, देखो ओके, हम ये फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ठीक से समझ जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। तो वन सॉल्यूशन दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव इज टू हैव स्पेशलाइज्ड लीनिएज ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो हमने क्या किया, एक ऑर्गन में से सेल्स को कहा, जैसे एग्जांपल ले लो, कोई भी ऑर्गन ले लो, एक XYZ ऑर्गन है, तो उससे हमने कहा कि भाई मुझे सिर्फ हाफ डीएनए वाले सेल्स चाहिए। तो उसने भी कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो उसने क्या किया, ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो हमने रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना लिए, जो सिर्फ हमें क्या देंगे, देखो अब से रिप्रोडक्शन थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमने ऑर्गेनिज्म से कह दिया, या फिर हमने एक ऑर्गन से कह दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ हाफ डीएनए या फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले ही हमें सेल्स चाहिए। तो वो बन गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसने क्या किया, हमें सिर्फ हाफ जेनेटिक मटेरियल वाले ही क्या दिए, सेल्स दिए। तो ये हाफ कैसे बने, तो इसके लिए हमने एक नई टाइप ऑफ सेल डिवीजन की, उसे हम कहते हैं मियोसिस। तो हमने एक नए टाइप की सेल डिवीजन स्टार्ट की जिसे हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर हाफ नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमें मिलने लगा। अब वो कैसे किया, हम उस वो जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मियोसिस क्या होता है वो भी जानेंगे, मियोसिस वो भी जानेंगे। Thus, when these germ cells form, two individual combines during the sexual reproduction to form a new individual. It results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. सर ये बस बताओ, देखो अब इन सेल्स को हमने कह दिया जर्म सेल्स, जो हमें आधा आधा ही जेनेटिक मटेरियल देंगी। तो उसके बाद क्या होगा, देखो इसका आधा लेंगे 1/2 DNA और दूसरे का भी 1/2 DNA देंगे। जब ये दोनों मिक्स करेंगे, हम किसी न किसी मेथड से हम ये दोनों मिक्स करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, मुझे बताओ। उसके बाद हमें मिलेगा एक ही सेल में इसका आधा दूसरे का आधा, और फिर ये आधा आधा मिलके आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी देखो आधा आधा मिलाएंगे तो बन जाएगा एक नया सेल। आधा आधा हम जो दोनों मिला दे, तो ये रीस्टेब्लिश करेगा। रीस्टेब्लिशमेंट मतलब फिर से, एस्टेब्लिशमेंट मतलब जैसे थे वैसे लाना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म के सेल्स में था। तो अब देखो यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा 10, यहाँ पे आएगा 20, ये 20 मिक्स होगा ठीक से तो 20 बन जाएगा, और नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में 20 आ जाएगा, तो 20 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा डीएनए कंप्लीट हो जाएगा, और ये डीएनए कंप्लीट होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, तो उसके अंदर मम्मी का भी डीएनए होगा, पापा का भी डीएनए होगा। तो कुछ इस तरीके से मम्मी का डीएनए पापा का डीएनए मिक्स होकर वो बच्चा बन जाएगा। वो बच्चा फिर बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद मैच्योर हो जाएगा, तो वो भी शादी कर लेगा, उसके भी बच्चे होंगे, तो वो भी जब बच्चे पैदा करेगा तो वो सिर्फ आधा डीएनए देगा, और उसकी जो भी होगी वाइफ तो वो आधा डीएनए देगी, और वो दोनों डीएनए मिक्स करके एक नया बच्चा बनेगा। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स का हम जानेंगे बिकॉज प्लांट्स का थोड़ा ईजी है, और इस टॉपिक के इस लेक्चर के ख़त्म होने तक आप लोगों को प्लांट्स का समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे
एनिमल्स के। अगर हमें प्लांट्स का ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में भी ले सकते हैं, बिकॉज ये थोड़े से स्लो जाने वाले टॉपिक्स है। इसमें हम ज़्यादा घाई करके ज़्यादा भगा नहीं सकते आप लोगों को, बिकॉज ये समझना आप लोगों, अगर आप लोगों को 11th में बायोलॉजी लेनी है तो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेट अस बिगिन। तो अब हम मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन जहाँ पे हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अब वो कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, नॉर्मल सेल जब आप देखोगे ना, नॉर्मल सेल, तो उसके अंदर सिर्फ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स। उसके बाद क्या होता है, देखो, हम इसे कहते हैं कि भाई तू डिवाइड करेगा, तो सेल डिवाइड करने के लिए क्या करता है, अपने जो भी क्रोमोसोम्स है, जेनेटिक मटेरियल, उसको डबल कर लेता है। देखो यहाँ पे हमने 4 ड्रॉ करेंगे हम, और 4 का ही आप लोगों को शो करेंगे। तो देखो जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब ये डबल जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिवाइड करेगा, तो वो कैसे होगा, आप लोग देख चुके हो। हो गया डिवीजन। अब इसके बाद क्या होगा, ये फिर से टूट के सेपरेट हो जाएंगे, और आपने सेल डिवीजन तो पढ़ रखी होगी, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब देखो, जैसे पापा दिख रहे थे वैसे ही बच्चे भी दिख जाएंगे आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे पता है क्या, इन लोगों को कहेंगे देखो हम तुम्हारा भी डिवाइड करेंगे, हम आपका भी डिवाइड करेंगे ताकि हमें और हाफ सेल्स मिल जाए। तो जब ये डिवाइड करेंगे ना, तो आप लोगों को दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 बनाएगी, ये भी 1 2 3 4 बनाएगी। उसी मौके पे हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ही सेपरेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 का एग्जाम्पल लिया है, तो मैं आप लोगों को इसमें से 2 निकालो, चलो इसमें से दो निकालो, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। तो देखो हमने इन्हें ही लिया, उसके बाद हमने इनको तोड़ा, तो देख लो जेनेटिक मटेरियल आप लोगों को हाफ दिख जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो हमने डायरेक्टली इनको ही लिया और इन्हें तोड़ दिया, इस स्टेज में हमने इसे तोड़ दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, वो जेनेटिक मटेरियल सेपरेट सेल्स में डाल दिया। तो यहाँ पे हमें मिलेंगी 2 सेल्स, नई सेल्स। हर सेल के रिप्रोडक्शन पे हम लोग देखेंगे, या फिर सेल के टूटने पर हम लोग देखेंगे 2 सेल्स बन रही है। तो यहाँ पे 2 सेल्स बनी जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल था, वो था देखो 1 2 3 4। तो हमने उसके बाद क्या किया, 4 का हमने फिर से 2 किया, तो हमने इन्हें भी आगे जाके डिवाइड किया, तो उसके बाद हमें मिल जाएगा 1 2, और दूसरे रिप्रोडक्शन पे 3 4। तो कुछ इस तरीके से हमें 4 सेल्स दिख जाएंगी, जो है 4 सेल्स दिख जाएंगी जो जिनके पास है हाफ नंबर ऑफ डीएनए, हाफ नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो देखो इसका एक प्रोसेस है। नॉर्मल सेल डिवीजन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डबल नॉर्मल सेल डिवीजन जो जब हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सेल डिवीजन जो होता है उसके अंदर जितने पेरेंट्स में होंगे डीएनए, उतने ही नॉर्मल सेल नए बने हुए सेल में भी उतने ही डीएनए या फिर उतना ही क्रोमोसोम का नंबर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी का जेनेटिक मटेरियल डबल करेंगे, उसके बाद उसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब तोड़ना, जेनेटिक मटेरियल को स्प्लिट करेंगे। अब ये स्प्लिट कैसे होता है, क्यों होता है, वो सेल डिवीजन का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसी टूटे हुए जेनेटिक मटेरियल को, देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ऐसे 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 2 हो जाएंगे, 1 मिनट, ऐसे 2। इन लोगों को तोड़कर हमें क्या मिलेगा, ये सेपरेट, ये सेपरेट, ये सेपरेट और ये सेपरेट, ऐसे 4 मिलेंगे। उसके बाद हम उनको भी फर्दर स्प्लिट करेंगे, तो इन लोगों को भी स्प्लिट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक एक छोटा, देखो एक छोटा, उसके बाद एक छोटा, उसके बाद एक छोटा, एक छोटा, एक छोटा, एक छोटा, एक छोटा, एक छोटा। अब उसके बाद क्या होगा, देखो
इस हाफ जेनेटिक मटेरियल को हम लोग फिर से पेयर करेंगे। अगर आप इसे ही सेल मेम्ब्रेन दे दो तो आप लोगों को पूरा का पूरा जो माजरा है वो समझ में आएगा। सबसे पहले हम डबल करेंगे जेनेटिक मटेरियल को किसी भी सेल के, उसके बाद हम उसे स्प्लिट करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, डबल का हाफ, डबल मतलब 2x, उसका हाफ हो जाएगा 1x। उसके बाद हम उस 1x को भी स्प्लिट करेंगे तो हमें आ जाएगा 1/2x। ये काफ़ी बेहतर आइडिया है समझने का। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेल लिया जो था 1x, उससे उसका जेनेटिक मटेरियल डबल किया तो हमें मिल गया 2x। उसके बाद हमने उसे क्या किया, एक बार फिर से उसका जेनेटिक मटेरियल स्प्लिट कर दिया तो हमें मिल गया 1x। उसके बाद हमने फिर से स्प्लिट कर दिया तो हमें मिल गया 2x, 1/2x सॉरी, मतलब हाफ एक्स। और ये हाफ एक्स ही है जो आप लोगों को 4 सेल्स बना के देगा। बिकॉज देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जब हुई होगी तो 1 का 2 बन गए, उसके बाद फर्दर 1 2 3 4 सेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से होता है मियोसिस। मियोसिस के बाद हमें मिलेंगी 4 ऐसी सेल्स जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ डीएनएज है। कितने डीएनएज है, हाफ नंबर ऑफ डीएनएज। हाफ नंबर ऑफ डीएनए मतलब आधे ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका मतलब क्या, ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल बन गई। हमारे बॉडी में नॉर्मली कितने होंगे, हमारे बॉडी में नॉर्मली 1x डीएनए होगा, लेकिन उस सेल में कितना होगा आप बताओ, उस सेल में कितना होगा 1/2x, मतलब हाफ डीएनए होगा। और ये जो प्रोसेस होती है ना, वो बॉडी के किसी भी अदर पार्ट में नहीं होती। ये प्रोसेस होती है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। अब आप लोगों को पूरा का पूरा पिक्चर समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी जिस ऑर्गन्स को कहती है कि भाई आप हमारे लिए उस टाइप का सेल बनाओ जो हाफ ही डीएनए उनके अंदर हो, तो वो इस सेल मतलब इस सेल डिवीजन की हेल्प लेकर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन करते हैं और उसके बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ हाफ ही जेनेटिक मटेरियल होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले डबल करो, उसके बाद स्प्लिट करो, उसके बाद स्प्लिट करो। दिस इज एंटायर प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब आई होप मियोसिस आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। In a very simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from one another, or maybe even similar. But as the body designs become more and more complex, the germ cells also specialize. One germ cell is large and contains food storage, while the other is smaller and likely to be motile. अब देखो, अब जब हम बेसिक या फिर कॉम्प्लेक्सिटी में जो कम होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी बात करेंगे तो उनमें आप लोगों को दिख जाएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कम है। और इन सेल्स को हम वैसे कह देते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स ऐसे टाइप के सेल्स है जो हाफ होते हैं। ओके, ये जो कम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये सेल्स आप लोगों को दिख जाएगा कि सेम होते हैं साइज में। लेकिन अगर हम वही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके अंदर इनके शेप्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। एक होता है जो एक ही जगह पे बैठा रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो वो मतलब लड़कियां कैसी होती है पता है ना, एक ही जगह पे ऐसे ही बैठी रहेंगी, कुछ काम नहीं करेंगी, नो स्पोर्ट्स, नथिंग एट ऑल। और दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा और काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करने वाला होगा। तो कन्वेंशनली हम जो ज़्यादा भाग दौड़ करने वाला होता है उसे हम मेल कह देते हैं। जो मोटाइल जर्म सेल होता है उसे हम मेल कह देते हैं। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाला या फिर ज़्यादा उछल कूद करने वाला, उसे हम कन्वेंशनली कह देंगे मोटाइल या फिर मेल जर्म सेल। और उसके बाद जो फूड स्टोर करेगा, जो एक ही जगह पे बैठा रहेगा, तो उसे हम कह देते हैं फीमेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट मतलब जर्म सेल। अब ये गैमेट क्या है, ये मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट मतलब मेल जर्म सेल, फीमेल गैमेट मतलब फीमेल जर्म सेल। ओके, जब ये मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल मिल जाएंगे उसके बाद क्या होगा, एक नया डीएनए तैयार होगा। मेल गैमेट के अंदर देखो हाफ जेनेटिक मटेरियल होता है, फीमेल गैमेट के अंदर हाफ जेनेटिक मटेरियल होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो उसके बाद इसके अंदर एक कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा और फिर एक नया बेबी फॉर्म होगा। दिस इज व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट।
ओके, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है। अब ये किस में कैसी है, किस तरीके से है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हो चुके हैं 40 मिनट्स एंड आई थिंक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। देखो मैंने स्लाइड्स भी बना रखी है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वो भी सब कुछ पढ़ रखा है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो नेक्स्ट टॉपिक। आई होप यू गाइज लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। बहुत ज़्यादा डीप जाके हमने सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात की, हमने मियोसिस जाना हमने। अब ये देखो, जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है उसे हम माइटोसिस कह देते हैं। ये बस आप लोगों को पता हो इसलिए मैं कहता हूँ माइटोसिस। माइटोसिस, ये मियोसिस माइटोसिस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मियोसिस के एंडिंग में आप लोगों को हाफ डीएनए मिलता है। माइटोसिस के एंडिंग में आप लोगों को जितना डीएनए मॉम का है उतना ही सन का मिलेगा, या फिर जितना डॉटर का है उतना ही मदर का डीएनए मिलेगा। दिस इज़ वॉट इट वॉज अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के यूज़ क्या है, वेरिएशंस कैसे होते हैं, ये सब कुछ हमने जाना है। इफ़ यू वांट अ क्लास ऑन डीएनए, सिर्फ डीएनए के बारे में मुझे बताओ, मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में पढ़ा दूंगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया पढ़ा के। नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और उससे एंड वाले में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई होप you guys are enjoying time on Win Science. See you in the next video. Bye bye. Take care. Peace out.